अध्याय 26 है हमारा पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लवन एक संक्षिप्त परिचय। पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लवन एक संक्षिप्त परिचय। पत्र लेखन का महत्व। पत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है और पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कहा जा सकता है। अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए भी पत्र एक साधन के रूप में कार्य करता है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पत्र ही दो व्यक्तियों के मध्य संचार का एक विश्वसनीय साधन हुआ करता था, किंतु वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल एवं संचार के अन्य माध्यमों से हम अपने सगे संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जान लेते हैं, किंतु इन अत्याधुनिक संसाधनों के बावजूद भी पत्रों का अपना अलग महत्व है। एक अच्छे पत्र की विशेषताएं। पत्र लेखन एक कला है जो दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक अच्छे पत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पत्र की भाषा सरल, सहज एवं बोलचाल की होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। पत्र में वैचारिक स्पष्टता का होना आवश्यक है। इसमें कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन अथवा गोपनीयता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पत्र बनावटी नहीं लगना चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में कम शब्दों में अधिक बात कहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, पत्र को प्रभावान्वित यानी प्रभावपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता एवं सरलता के गुण विद्यमान हो। नंबर 5 है, पत्र साफ सुथरा तथा लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट हो। पत्र लिखते समय उसके प्रारूप का विशेष ध्यान दें। ब्राह्मादि चिन्हों का प्रयोग उचित स्थान पर करें। पंक्तियों के बीच में पर्याप्त स्थान छोड़ा जाए एवं पत्र में शीर्षक, दिनांक, अभिवादन आदि का प्रयोग उचित स्थान पर करना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्रों के मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध ना हो। औपचारिक पत्रों में कई तरह के पत्र आते हैं, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारियों, व्यापारियों, संपादकों, समाचार पत्र के संपादकों, पुस्तक विक्रेताओं आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। सुगमता के लिए औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। कार्यालय पत्र यानी ऑफिशियल लेटर, संपादकीय पत्र, एडिटोरियल लेटर और व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लेटर। अनौपचारिक पत्र के अंग। औपचारिक पत्रों के अंग एवं भाग। पत्र संख्या या पत्रांक, शीर्षक या कार्यालय, प्रेषक, सेवा में प्रेषित पत्र प्राप्त करने वाला का पद और पता, स्थान और दिनांक, विषय, संबोधन, निर्देश, स्वर निर्देश, अभिनेदन, हस्ताक्षर, संलग्न सूची और पृष्ठांकन, नोट। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र एवं अन्य सगे संबंधी आदि। अनौपचारिक पत्र के अंग भाग। प्रेषक का पता और स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश या अभिनिवेदन, हस्ताक्षर, नोट। अनौपचारिक पत्रों में पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है, किंतु पत्र के आकार और विषय वस्तु के आधार पर 3 प्रकार के हैं। एक है सामाजिक एवं व्यक्तिगत पत्र, सोशल और पर्सनल लेटर। दूसरा है व्यावसायिक पत्र, बिजनेस लेटर। तीसरा है सरकारी या कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर। सरकारी या कार्यालय पत्र ऑफिशियल लेटर। अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर के हिंदी रूपांतरण को सरकारी पत्र, प्रशासनिक पत्र, शासकीय पत्र या कार्यालय पत्र आदि नामों से जाना जाता है।
ऐसे पत्र जो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, सरकार और दूतावासों के मध्य, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, एक शासकीय कर्मचारी से दूसरे शासकीय कर्मचारी के मध्य एवं सरकार और आम आदमी के मध्य शासकीय कार्यों के संपादन हेतु लिखे जाते हैं, उन्हें सरकारी या कार्यालय पत्र कहते हैं। ये पत्र सदैव औपचारिक शैली में लिखे जाते हैं। यहाँ कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी एवं उन स्थानों से जहाँ से प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है। सरकारी या शासकीय पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बातें या पत्र की रूपरेखा है। रूपरेखा नंबर है, पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ पत्र संख्या लिखते हैं। तत्पश्चात पत्र प्रेषक या कार्यालय का नाम दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। उसके बाद पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक पदाधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाना चाहिए। उसके बाद पत्र में बाईं ओर सेवा में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद प्रेषित यानी पत्र प्राप्त करने वाले का पद और पता लिखा जाना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर प्रेषक का स्थान और दिनांक लिखा जाना चाहिए। उसके बाद कागज पृष्ठ के मध्य में मूल विषय को, जिस विषय को लेकर पत्र लिखा जा रहा है, संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद बाईं ओर संबोधन के रूप में महोदय, महोदया एवं अन्य उचित संबोधन लिखा जाना चाहिए। संबोधन के बाद मूल पत्र लिखा जाना चाहिए। ध्यान रहे, यदि पूर्व में प्राप्त पत्र के उत्तर में आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र की संख्या एवं दिनांक का उल्लेख प्रारंभ में ही कर देना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर नीचे स्वनिर्देश जैसे आपका, विश्वासी, भवदीय आदि तथा उसके नीचे हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके बाद आवश्यक संलग्नों की संख्या बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। अंत में पृष्ठांकन प्रतिलिपि जहाँ जहाँ प्रेषित किया जाना हो लिखा जाना चाहिए। सरकारी पत्रों के प्रकार, कार्यालय का ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ज्ञापन, मेमोरेंडम, अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, परिपत्र, सर्कुलर, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक्यू और प्रेस नोट, अनुस्मारक, रिमाइंडर, तार लेखन, टेलीग्राम राइटिंग, शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर। अब सरकारी पत्र का प्रारूप। सरकारी पत्र का प्रारूप क्या है? तो पत्र के सबसे बाईं ओर तरफ पत्र संख्या है। तत्पश्चात पत्र प्रेषक का नाम दाईं ओर लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद प्रेषक संख्या के नीचे बाईं ओर प्रेषक अधिकारी का नाम या पदनाम लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद बाईं ओर सेवा में लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद में प्रेषित का पता लिखा जाना चाहिए। उसके बाद दाईं ओर प्रेषक का स्थान और दिनांक लिखा जाना चाहिए। फिर विषय लिखा जाना चाहिए। उसके बाद महोदय लिखा जाना चाहिए और उसके बाद मूल पत्र जो लिखना है वह लिखना जाना चाहिए। उसके बाद स्वनिर्देश में उसके हस्ताक्षर लिखना चाहिए। इसके बाद संलग्न में बाईं ओर संलग्नों को लिखना चाहिए। अंत में पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। यहाँ है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। कार्यालय ज्ञापन में अभिवादन जैसे महोदय, महोदया आदि एवं स्वनिर्देश जैसे आपका, विश्वासी, भवदीय आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता। पत्र की समाप्ति पर उसके दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन प्राप्त करने वाले मंत्रालय का नाम और पता अंत में बाईं ओर प्रेषक के नीचे लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग संलग्न, अटैच्ड और अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कार्यालयों के साथ नहीं किया जाता है। ज्ञापन या मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इन दोनों पत्रों के मध्य केवल यहाँ अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किया जाता है, जबकि ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही किसी सामान्य संदेश या सूचना के लिए समकक्ष अथवा छोटे अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को लिखा जाता है। ज्ञापन का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है।
जैसे प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति आवेदकों, याचिकाओं इत्यादि के उत्तर देने के लिए। पत्रों की प्राप्ति एवं उसकी स्वीकृति देने में। अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना प्रदान करने के लिए जो कि पूर्ण रूप से शासकीय आदेश नहीं होते एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराने के लिए। ज्ञापन में भी अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी संबोधन अथवा स्वनिर्देश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। नीचे केवल प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसके पद का उल्लेख रहता है। ज्ञापन प्राप्त करने वाले प्रेषक का नाम और पद हस्ताक्षर के नीचे पत्र के बाद लिख दिया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। इस पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति जानना, जानकारी या सूचना पाना एवं सूचना के आदान प्रदान के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता है। इस पत्र का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता का ध्यान किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करने के लिए, जब किसी कार्य के संपन्न होने में विलम्ब हो रहा हो, जब अनुस्मारक या रिमाइंडर भेजने के बाद भी पत्र पाने वाले अधिकारी से सही उत्तर समय पर नहीं मिलता हो। चौथा है पत्र प्राप्तकर्ता या उसके कार्यालय का अभिमत, विभागीय आदेश एवं निर्णय आदि शीघ्र प्राप्त करने के लिए। अर्धशासकीय पत्र का स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है। यहाँ पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है और इस पत्र की भाषा आत्मीय और मित्रतापूर्ण से युक्त होती है। इस पत्र को औपचारिक शब्दों में आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राय सामान्य स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। इस पत्र में प्रेषक अधिकारी केवल अपने हस्ताक्षर करता है और उसके पद का उल्लेख नहीं करता। पत्र के अंत में स्वनिर्देश के रूप में आपका विश्वासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। अधिसूचना या नोटिफिकेशन। अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गैजेटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र गैजेट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिसूचना को विज्ञप्ति भी कहा जाता है। इसे राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी किया गया माना जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। सामान्यतः यह सरकारी गैजेट में प्रकाशित होता है। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता किंतु प्रेषक के हस्ताक्षर एवं उसके पद का उल्लेख होता है। अधिसूचना में पत्रांक, पत्र संख्या, मंत्रालय या विभाग के नाम का भी उल्लेख किया जाता है। अधिसूचना में संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। परिपत्र, सर्कुलर। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय का ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। आवश्यकता अनुसार परिपत्र को सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एवं ज्ञापन तीनों ही रूपों में लिखा जाता है। और सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र भी परिपत्र कहलाता है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजे जाने वाला कार्यालय ज्ञापन भी परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे भी परिपत्र कहते हैं। कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश वे पत्र होते हैं जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग, संबद्ध विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है। कार्यालय आदेश की रचना सरल होती है। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। यह पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। इन पत्रों में संबोधन एवं स्वनिर्देश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता। पत्र में अधिकारी का हस्ताक्षर नीचे दाहिनी ओर पद सहित उल्लेखित रहता है। पत्र में ही बाईं और नीचे की तरफ पत्र पाने वाले विभागों, कार्यालयों अथवा व्यक्तियों के नाम का उल्लेख रहता है। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, प्रेस कम्युनिक्यू और प्रेस नोट। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट का प्रकाशन सरकार द्वारा तब किया जाता है जब किसी सरकारी आदेश, निर्णय का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना होता है। इन पत्रों का उद्देश्य जनता को सरकारी निर्णय से अवगत कराना होता है। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में एक सूक्ष्म अंतर होता है। प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक और अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों में बिना किसी संशोधन के यथावत होता है, परंतु जब प्रेस नोट का प्रकाशन के लिए
जाता है तो समाचार पत्रों के संपादक अपनी इच्छा अनुसार उसे संपादित कर सकते हैं, उसे संक्षिप्त अथवा परिवर्तित कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति अथवा प्रेस नोट में आरंभ में ही प्रकाशन की नियत तिथि एवं समय दिया रहता है। समय से पहले इसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट लिखकर संबंधित विषय का एक शीर्षक दे दिया जाता है और इसमें संबोधन एवं स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंत में विज्ञप्ति को मुख्य सूचना अधिकारी के पास भेज दिया जाता है और साथ ही मुख्य सूचना अधिकारी को यह आदेश रहता है कि वह इस विज्ञप्ति को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए और इस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट मुख्य सूचना अधिकारी के कार्यालय से ही सार्वजनिक किए जाते हैं। अनुस्मारक एवं स्मरण पत्र रिमाइंडर। अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र या ध्यान आकर्षण पत्र भी कहा जाता है। जब किसी मंत्रालय अथवा विभाग से पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होता है, तब उस पत्र की याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाता है उसे ही अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इस पत्र का प्रारूप पूर्व में भेजे गए पत्र जैसा ही रखा जाता है। एक अनुस्मारक के बाद भी और भी कई अनुस्मारक पत्र भेजे जा सकते हैं। अनुस्मारक पत्रों का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा संक्षिप्त होता है। व्यक्तिगत पत्र या पर्सनल लेटर। व्यक्तिगत पत्र को व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र, घरेलू पत्र, सामाजिक पत्र या निर्व्यक्तिक पत्र या अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। परिवार सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। बड़े द्वारा छोटों को, छोटे द्वारा बड़ों को, मित्र द्वारा मित्र को लिखे जाने वाले पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। एक अच्छे व्यक्तिगत पत्र में सौजन्य, सहृदय और शिष्टता का गुण होना आवश्यक है। व्यक्तिगत पत्रों में सगे संबंधियों के पत्र, मित्रों के पत्र, परिचय पत्र, शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र आदि आते हैं। व्यक्तिगत पत्र की रूपरेखा। पत्र के दाईं ओर सबसे ऊपर प्रेषक पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर प्रेषित जिसे पत्र लिखा गया हो से अपने संबंध के आधार पर उचित संबोधन शब्दों पूज्य, आदरणीय, प्रिय, अनुज, चिरंजीवी आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात संबोधन के ठीक नीचे थोड़ा स्थान छोड़कर बाईं ओर ही अभिवादन के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों साधारण प्रणाम, शुभ आशीर्वाद, सप्रेम, नमस्ते आदि को लिखना चाहिए। अभिवादन के बाद मूल पत्र को लिखना चाहिए। पत्र के अंत में दाईं ओर प्रेषित से अपने संबंध के आधार पर अभिनिवेदन, स्वनिर्देश शब्दों आपका स्नेहकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, आपका शुभचिंतक आदि लिखने चाहिए। अभिनिवेदन स्वनिर्देश के नीचे प्रेषक को अपना हस्ताक्षर या नाम लिखना चाहिए। व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। मित्र के नाम मित्र का पत्र। अब पत्र के दाईं ओर क्या है, या पता वगैरह लिखा है। पत्र के बाईं ओर क्या लिखा है, संबोधन के लिए अनुज वगैरह लिखा है। व्यक्तिगत पत्र में दाईं ओर प्रेस पता वगैरह लिखा जाता है, बाईं ओर प्रिय वगैरह लिखा जाता है, फिर तत्पश्चात सब कुछ लिखा जाता है, तुम्हारा अरविंद लिखा जाता है। व्यक्तिगत पत्र का प्रारूप। व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र को वाणिज्यिक पत्र के नाम से भी जाना जाता है। व्यवसायिक पत्र विभिन्न व्यापारियों एवं व्यवसायिक संगठनों के मध्य आपसी व्यापार के लिए जाते हैं। व्यवसायिक पत्रों का क्षेत्र बड़ा व्यापक विस्तृत है। इन पत्रों के माध्यम से किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल मंगाने के लिए पत्राचार होता है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता नहीं होती है। व्यावसायिक पत्र के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात है। पत्र के सबसे ऊपर दाईं ओर संस्था, संगठन अथवा प्रतिष्ठान का नाम, पता, दिनांक आदि लिखना चाहिए। तत्पश्चात नाम के ठीक सामने बाईं ओर पत्र संख्या लिखा जाता है। उसके बाद पत्र संख्या के थोड़ा नीचे पत्र प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। पत्र प्राप्तकर्ता के पते के नीचे संबोधन लिखा जाता है। चूंकि व्यावसायिक पत्र औपचारिक पत्र होते हैं अतः इन पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। और व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन शब्दों, नमस्कार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः संबोधन के बाद पत्र का क्लेवर मूल पत्र लिखना प्रारंभ करना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर मूल पत्र समाप्त हो रहा हो उसके नीचे दाईं ओर स्वनिर्देश अभिनिवेदन लिखना चाहिए। व्यावसायिक पत्रों को स्वनिर्देश के रूप में भवदीय, कृपाविलासी, आपका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वनिर्देश के ठीक नीचे दाईं ओर
ये प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर के बाद ही पत्र अधिकृत या अधिक मान्य होता है। हस्ताक्षर के बाद बाईं ओर यदि आप पत्र के कुछ संलग्न कर रहे हैं, जैसे चेक, ड्राफ्ट, रसीद आदि, तो उनका विवरण देना चाहिए। यहाँ कैसा पत्र है? हमारा व्यावसायिक पत्र है। पत्र संख्या और यहाँ पता और सेवा में, और यहाँ है पता वगैरह, महोदय कृपया निवेदन संलग्न पत्र भवदीय, यह व्यावसायिक पत्र है। संबंध, संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश या अभिवादन। अपने से बड़ों का, पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, आदरणीय या श्रद्धेय से गुरुजी, पूज्य चाचा जी, पूजनीय पिताजी जी आदि। अभिवादन में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्ते। स्वनिर्देश निवेदन में आपका स्नेहकांक्षी, आपका शिष्य, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, आपका आज्ञाकारी शिष्य। संबंध, मित्र, भाई बहन जो आयु में समान हो, उनका संबोधन कैसे करें? प्रिय नाम, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, प्रिय भाई बहन। अभिवादन में शुभकामनाएं, सप्रेम नमस्ते। और स्वनिर्देश अभिनिवेदन में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा परम स्नेही, तुम्हारा। और अपने से छोटों को संबोधन चिरंजीवी, प्रियवर, प्रिय नाम, परम प्रिय, आयुष्मान। अभिवादन शुभाशीष, शुभाशीर्वाद, खुश रहो, चिरंजीवी रहो। स्वनिर्देश में तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारी शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी और शुभेच्छु। पति पत्नी को प्रिय नाम, प्रिय प्राणदिके, प्रियतमे, शुभाशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। स्वनिर्देश तुम्हारा सत्येषी। पत्नी पति को मेरे सर्वस्व, प्रियंबर, प्रियतम, स्पर्श, प्राणादान, सादर प्रणाम, सादर जन, आपकी नाम, आपकी स्नेहकांक्षिणी। अपरिचित व्यक्तियों, स्त्री पुरुष, प्रिय महोदया, महोदया, प्रिय महाशय, महाशय। इनके लिए अभिवादन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। भवदीय, भवदीया। पत्र का विषय एवं मुझसे संबंधित अधिकारी। पत्र का विषय, संबंधित अधिकारी जिन्हें पत्र लिखा जाए। मच्छरों के प्रकोप से संबंधित पत्र माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। बाढ़ पीड़ितों की सहायता से संबंधित पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध में FIR दर्ज करवाने से संबंधित पत्र थानाध्यक्ष महोदया को। आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति से संबंधित पत्र आयकर अधिकारी को। दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए लिखा जाने वाला पत्र संपादक महोदय को। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर को निरस्तीकरण की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला पत्र संभरक महोदय को। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए लिखा जाने वाला पत्र व्यवस्थापक महोदय को। विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र प्रधानाचार्य महोदया को। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लिखा जाने वाला पत्र प्रधानाचार्य महोदया को। गली मोहल्ले की सड़कों एवं नालियों की समुचित सफाई से संबंधित शिकायती पत्र माननीय स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को या नगर निगम अध्यक्ष को। फीस माफ करने के लिए लिखा गया पत्र प्रधानाचार्य महोदय को। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम RTI के तहत लिखा गया पत्र जन सूचना अधिकारी को। अपने क्षेत्र में डाक व्यवस्था दुरुस्त कराने से संबंधित पत्र डाकपाल या पोस्ट मास्टर महोदय को। देश में बढ़ रही कन्या भ्रूण हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र को लिखा जाने वाला पत्र संपादक महोदय को। बुक कराए गए पार्सल की बुकिंग निरस्त कराने की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला पत्र मुख्य पार्सल लिपिक को। चेक खो जाने के कारण बैंक को चेक का भुगतान न करने की सूचना देते हुए लिखा जाने वाला पत्र प्रबंधक महोदय को।
माल प्राप्त न होने के कारण रेलवे से क्षतिपूर्ति लेने हेतु लिखा जाने वाला पत्र, देते हुए लिखा जाने वाला पत्र मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक को। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अपने से छोटों को प्रियम्बर एवं चिरंजीवी शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाता है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रशस्तियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना नामक पत्र का प्रयोग किया जाता है। और संक्षेपण मूल पाठ के 1/3 भाग में लिखा जाता है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। कार्यालयीय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होते हैं। औपचारिक पत्रों में अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है एवं संबोधन एवं स्वनिर्देश शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। संक्षेपण किसी विस्तृत विवरण, कहानी, लेख, वक्तव्य, शोध, प्रबंधन, निबंध या निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर, संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में रखा गया हो। संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसकी रचना भी निबंध जैसे ही होती है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। संक्षेपण की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में पड़ती है। संक्षेपण की विशेषताएं। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि लेख का मूल भाव नष्ट न होने पाए। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षेपण का एक प्रधान गुण है संक्षेपण सामान्यतः मूल पाठ के 1/3 शब्दों में होना चाहिए। तीसरा है संक्षेपण की भाषा सरल और परिष्कृत होनी चाहिए। इसमें समास बहुल एवं अलंकृत भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। चौथा है संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात भाव मूल संदर्भ के अनुकूल एवं भाषा व्याकरण के अनुसार होने चाहिए। नंबर 5 है संक्षेपण की भाषा में प्रवाह एवं क्रमबद्धता होनी चाहिए। संक्षेपण के नियम। संक्षेपण के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल पाठ या विषय वस्तु को एकाधिक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए जिससे मूल पाठ का भावार्थ समझ में आ जाएगा। हमें तब तक संक्षेपण लिखना प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ में न आ जाए। मूल पाठ को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण शब्दों, वाक्यों तथा वाक्य खंडों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश छूटने न पाए। रेखांकन के पश्चात मूल पाठ में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। चौथा, मूल पाठ के 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक की अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति नहीं होती है। संक्षेपण को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसका कच्चा रूप तैयार कर लेना चाहिए और भली भांति यहाँ देख लेना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण भावों का संकलन उसमें हो चुका है या नहीं। छठा है, उपरोक्त सारी क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुरूप एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए। शीर्षक लघु और कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। पल्लवन, इसमें विस्तारण, भाव विस्तारण एवं भाव पल्लवन आदि नामों से भी जाना जाता है। भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं गुंफित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। इस प्रकार पल्लवन में किसी युक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि को विस्तार में प्रस्तुत किया जाता है। इनके विस्तार की आवश्यकता तभी पड़ती है जब मूल भाव संक्षिप्त, सघन या जटिल हो। पल्लवन संक्षेपण एवं सारांश लेखन का उल्टा विपरीत धर्मी होता है। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम। पल्लवन से पूर्व मूल अवतरण के वाक्य, लोकोक्ति, कहावत एवं सूक्ति को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ताकि उसके संपूर्ण भाव को अच्छे से समझा जा सके। भावार्थ को समझने के पश्चात मूल विचार से संबंधित गौण विचार या भावों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके पश्चात एक विचार एवं भाव को अनुच्छेदवार लिखना आरंभ करना चाहिए। भाव या विस्तार करते समय कथन की पुष्टि हेतु कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं। वाक्य छोटे हो और भाषा सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक हो।
लेखक या कवि के मूल भाव का ही विस्तार करना चाहिए, उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। पल्लवन की रचना प्रत्येक दशा में अन्य प्रश्न में होनी चाहिए। पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।